नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 61। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिन और बीत गई कि एक रोज काफी थकान सी दिखने लगी। प्रकाश को देखकर व्याकुलता भरी लहजे में अंजलि कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम घर में आकर चुपचाप खाना खाकर आराम करते हो। पहले तो ऐसा नहीं करते थे। अब क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो समय से डॉक्टर को दिखाकर दवाई ले लो, नहीं तो कभी भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? घर पर कोई भी तो नहीं है कि हमें मदद कर सकें। पिताजी के हालत तो देख ही रहे हो। इस पर अगर तुम भी बीमार पड़ गए तो संभालेगा कौन? एक तुम ही तो हो थोड़ा ठीक ठाक। अगर तुम भी बीमार पड़ गए तो घर के पूरे सिस्टम बिगड़ जाएंगे। तभी प्रकाश धीरे से कहने लगा, अंजलि तबीयत तो मेरा सही है, मगर मैं अपने काम से उकता गया हूँ। मुझे और हमारे कंपनी में काम करने को दिल नहीं कर रहा है। मन कहता है कि नौकरी वगैरह छोड़कर, यह शहर छोड़कर हम लोग गांव में जाकर बस जाएं, किसी ऐसी गांव में जहां शांति हो, शांति का वातावरण हो, निराला वातावरण हो, जहां शहर के दमघुट हवा नहीं वरन शीतल प्राण वायु बहती है। अंजलि कुछ शंका जाहिर करते हुए कहने लगी, आज यह कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे? इतने दिनों से हम लोग शहर में रहे हैं, तो भला आज तुम्हारे मन में ऐसी भावनाएं क्यों आ रही है? कुछ खुलकर कहो तो कुछ पता चले। हम लोग चर्चा करते हुए कुछ निष्कर्ष तो निकल सकते हैं। आज तक तो सभी निर्णय खुद ही लेते रहे, अब देखो हम दोनों बिल्कुल अकेला रह गए। ऐसे जीना भी कोई जीना है क्या? पूरा परिवार घर से बाहर है, केवल हम तीन प्राणी घर में हैं। मेरी माता पिता की तो बातें छोड़ो, उनके कोई और बच्चे नहीं हैं। अगर होते तो शायद हमारे साथ ना रहते। वह भी उनके उम्र यहाँ तक पहुँची कि कब किसका बुलावा आ जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में हमें जो भी काम करना है थोड़ा सोच समझकर करने होंगे। बातों बातों में प्रकाश अपनी बात कहने लगा और साथ में अपनी विचार भी व्यक्त करने लगा। ऐसे में अंजलि एकदम से चौंक गई और कहने लगी, यह क्या कह रहे हो? एक काम क्यों नहीं करते हैं? इस विषय में हम लोग पिताजी से थोड़ा चर्चा करते हैं, ताकि उनसे भी थोड़ी सलाह ले ली जाए। उनकी उम्र के साथ साथ वास्तविक ज्ञान भी हमसे ज्यादा है। अंजलि चटपट उठकर अपने पिताजी को बुलाकर अपने पास लेकर आती है और सारी बातें खुलकर कहने लगी। सभी बातें सुनकर रामस्वरूप जी चिंता जताते हुए कहने लगे, बेटा यह तो बहुत ही गंभीर समस्या है। सचमुच ऐसे नकारात्मक माहौल में ड्यूटी करना बहुत मुश्किल होती है। मेरे विचार में तो यही कहता है कि तुम्हें बिना समय गंवाए इस नौकरी से रेजिग्नेशन देना चाहिए, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई गलत इल्जाम ना लगा सके। ऐसा ना हो कि यह लोग तुम्हें किसी न किसी तरह से अपदस्थ करने की कोशिश करें और तुम उनके द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह से निकल ना सको। देखो बेटा, अगर किसी के पास टैलेंट होती है, वह किसी भी तरह से अपने आप को दोबारा कहीं ना कहीं पर खड़ा कर सकता है, मगर कोई बिना कारण किसी गलत माहौल में फंस जाए तो उसका नुकसान अनिवार्य है। हो सकता है कि वह लोग तुम्हारे ऐसा नुकसान करे कि हो सकता है कि तुम्हारे जान के पीछे ही पड़ जाए। शैतान लोगों का क्या भरोसा, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरा तो यही राय है कि बिना समय गंवाए इस्तीफा दे दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति आ सकती है। रात भर बड़े ही चिंता में बीताने के बाद अगला दिन सुबह प्रकाश बड़े ही उदास चित्त में ड्यूटी में गया और घंटे भर काम करने के पश्चात विद्याधर जी के कमरे में चला गया और सामान्य लफ्जों में कहने लगा, सर एक बात मैंने आपसे कहना चाहता हूँ। विद्याधर जी अपना सिर उठाकर कहने लगे, हाँ प्रकाश कहो, क्या बात है? जवाब में प्रकाश धीर पूर्वक झिझकते हुए कहने लगा, जी आपकी कृपा से मैं इस कंपनी में इतने दिनों तक काम कर पाया, निहायत ही आपकी दया से ही संभव हुआ है। मैं कितना निष्ठा से इस कंपनी में काम किया या नहीं यह तो आपको सभी पता है। अब तक मेरी जो भी समस्या हुई है आपने मेरी हर तरह की सहायता की है, इसे किसी भी बहाने में अस्वीकार नहीं कर सकता।
एक बार फिर से आपको मेरी मदद करनी होगी। आपसे मेरी विनती है कि कहते हुए प्रकाश रुक गया। ऐसे में विद्याधर जी अपना सिर उठाकर प्रकाश की तरफ आश्चर्यचकित रूप से ताकने लगे और धीरे से कहने लगे, अब क्या मुसीबत आ गई है? जवाब में फिर से प्रकाश झिझकते हुए कहने लगा, मेरे परिवार के सभी लोग काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अपने परिवार की संतुलन को व्यवस्थित करने हेतु अपना पूरा समय परिवार को देना चाहता हूँ, ताकि पूर्ण रूप से उनकी देखभाल कर सकता हूँ। इस बाबत में अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ। कहते हुए प्रकाश अपनी रेजिग्नेशन लेटर विद्याधर जी के सामने टेबल पर रख देता है और चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर तक दोनों ही चुपचाप रहे। एक तरफ जहां विद्याधर जी बड़े ही उम्मीद भरे नजरों से प्रकाश की ओर ताकने लगे, वहीं प्रकाश अपनी आंखें नमो करते हुए बैठा रहा और विद्याधर जी के तरफ से कमेंट्स की प्रतीक्षा करने लगा, ताकि विद्याधर जी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुछ कहें और प्रकाश की रेजिग्नेशन स्वीकार करें। मगर ऐसा नहीं हुआ। विद्याधर जी काफी देर तक प्रकाश की ओर ताकते हुए धीरे से कहने लगे, अच्छी बात है, तुम्हें अपना परिवार की देखभाल करने की पूरी अधिकार है और ड्यूटी भी बनती है, इसमें कोई शंका नहीं की जा सकती और करना भी उचित नहीं होगा। मगर तुम्हारे रेजिग्नेशन पर विचार करने के लिए मुझे थोड़ा समय जरूर चाहिए। अभी तुम अपने केबिन में जा सकते हो, समय होने पर मैं खुद ही तुमको बुला लूंगा। हमें थोड़ा सोचने का समय दो। अगर तुम्हें रेजिग्नेशन की बजाय कुछ रियासत के साथ ड्यूटी करने को कहा जाए तो उस पर भी तुम विचार कर लेना। मेरे तरफ से जो तुम्हें चाहिए कह देना, मैं विचार कर लूंगा। जवाब में प्रकाश धीरे से कहता है, जी आपकी बड़ी मेहरबानी, मगर मुझे अब और किसी प्रकार की रियायतों की आवश्यकता नहीं है। मैं पूर्ण रूप से विश्राम लेने की अपेक्षा रखता हूँ और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सेवा से निवृत्त कर दें। प्रकाश विषन्न मुद्रा में विद्याधर जी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आने लगा तो देखा बाहर गैलरी में डायरेक्टर जगदीश, पुरुषोत्तम दास और ललन खड़ा है। प्रकाश विद्याधर जी के कमरे से निकलकर जब अपने कमरे में जाने लगा तो तीनों घूर घूर कर प्रकाश की ओर ताकने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे, मगर प्रकाश किसी से कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चला गया तो देखा उसके कमरे में पुलिस दल खड़े हैं, जिन्हें देखकर प्रकाश आश्चर्यचकित हो गया और वह दरवाजे पर खड़ा रह गया और हालात की अवलोकन करने लगा। इतने में इंस्पेक्टर नवीन प्रकाश की ओर ताकते हुए कहने लगे, आप प्रकाश है, यह आपके केबिन है। प्रकाश अपना सिर हिलाकर सहमति जताते हुए कहता है, जी मैं। तभी इंस्पेक्टर नवीन एक कागज दिखाते हुए कहने लगे, आपके लिए सर्च वारंट है, आपके ऑफिस और घर की तलाशी लेना है। प्रकाश कुछ कहे बगैर चुपचाप खड़ा रहा और सोचने लगा। जिस बात की डर था वही हुआ। इंस्पेक्टर की तलाशी में प्रकाश के कपबोर्ड के अंदर एक छोटी सी ब्रीफकेस मिल जाती है, जिसमें बहुत सारे रुपया के नोट मिल गई, जिसे दिखाते हुए प्रकाश को कहने लगे, आपके कपबोर्ड में यह ब्रीफकेस पाए गए और इसमें पाए गए यह रुपया देख लीजिए। इंस्पेक्टर नवीन एक सादा कागज में कुछ हिसाब किताब लिखकर प्रकाश की ओर बढ़ाते हुए कहने लगे, मिस्टर प्रकाश, इस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए ताकि आप कल को इनकार ना कर सकें। ऐसे में प्रकाश कहने लगा, यह ब्रीफकेस और यह पैसा मेरी नहीं है। जवाब में इंस्पेक्टर नवीन कहते हैं, आपके कपबोर्ड में मिला है, आपके नहीं है तो यहाँ पर कैसे आ गई है, यही तो हमें जानकारी करनी है। लगभग घंटे भर के नाटकबाजी के बाद पुलिस वाले सभी वहां से चले जाने लगे और जाते समय कहते हैं, मिस्टर प्रकाश, यह सब हम लोग साथ में ले जाएंगे। आप कल तक आकर थाने में अपना बयान दे देना, नहीं तो आपको कानून के सामना करना होगा। ऑफिस से नीचे तक जाने के बाद फिर से इंस्पेक्टर नवीन वापस आ गया और कहने लगे, प्रकाश आप हमारे साथ चलिए, आपकी घर की भी तलाशी लेना है, हमें तो अपनी ड्यूटी पूरा करना होगा ना। ऐसे में प्रकाश कहने लगा, आपके साथ चलने के लिए मुझे तो छुट्टी लेनी होगी, चलिए कंपनी सीएमडी से मिलकर परमिशन लेते हैं। ऐसे में जब प्रकाश इंस्पेक्टर नवीन के साथ विद्याधर जी के पास गया तो विद्याधर जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगे, यह क्या इंस्पेक्टर, आप यहाँ
जवाब में इंस्पेक्टर नवीन अपनी बात कहने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए विद्याधर जी कहने लगे, आपको शिकायत किसने किया? मैं कंपनी के सीएमडी हूँ। मैंने तो आपको कोई शिकायत नहीं किया, तो फिर आप किसकी शिकायत पर यहाँ आए हैं? जवाब में इंस्पेक्टर नवीन कहते हैं, हमें तो ऊपर से आदेश मिला है कि मिस्टर प्रकाश जी के नाम पर शिकायत है, और ऊपर से आदेश है तभी रेड डाली गई है। ऊपर से आर्डर आया है, हमारे पास सर्च वारंट है जिसके आधार पर हम लोग आए हैं। प्रकाश को साथ लेकर इंस्पेक्टर नवीन प्रकाश के घर में चले गए। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।